जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। यानी कि आज से आपकी जो है अकाउंटिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपका लेसन नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में सीखना है और समझना है। देखिए, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। कह रहा है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग एंड इंटरप्राइजेज बिजनेस ट्रांजेक्शन। Financial accounting is a branch of accounting that is primarily concerned with the preparation of financial statement based on the business transaction. Financial accounting help is determining the result, profit or loss. Financial accounting also help to define the financial position at the end of the period. यानी कि इसमें सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि किसी इंटरप्राइजेज के बिजनेस लेन देन का वर्गीकरण, क्लासिफाइंग का मतलब वर्गीकरण, या रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग का प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। इसमें बताया जा रहा है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग एंड इंटरप्राइजेस बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब किसी इंटरप्राइजेस के ट्रांजेक्शन यानी कि लेन देन और उसकी वर्गीकरण, उसको रिकॉर्डिंग और उसकी रिपोर्ट, ये सब एक प्रकार की प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? अकाउंटिंग कहलाती है। और कह रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन बिजनेस ट्रांजेक्शन। कह रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ब्रांच, यानी कि फाइनेंशियल स्टेट अकाउंटिंग जो है एक प्रकार की शाखा है, एक प्रकार की ब्रांच है। कह रहा है कि जिसका प्राइमरी उद्देश्य बिजनेस के फाइनेंशियल लेन देन के आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा है, एक प्रकार की हमारी ब्रांच है, शाखा है अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग की। दैट इज प्राइमरली कंसर्न्ड मतलब इसका प्राइमरी मुख्य उद्देश्य ये होता है अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना? तैयार करना। अगला दिया है बेस्ड ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी कि अपने लेन देन के आधार पे, अपने बिजनेस के लेन देन के आधार पे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम अपना क्या करते हैं? तैयार करते हैं। कह रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प इज डिटरमाइनिंग द रिजल्ट। जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है वो हेल्प करता है और डिटरमाइन करता है। डिटरमाइन का मतलब होता है निर्धारण करता है, किसका? प्रॉफिट और लॉस। यानी कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इसके बारे में निर्धारित करने का काम हमारा अकाउंटिंग ही करता है। और कह रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आल्सो हेल्प टू डिफाइन द फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द पीरियड। यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है ये हमेशा हेल्प करता है ये डिफाइन करने के लिए, जानकारी करने के लिए कि हमारे फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि जो हमारा एंड मतलब पीरियड एंड हो रहा है, इसमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे बिजनेस का वित्तीय स्थिति क्या है। तो जैसे इसमें एक शब्द आया है फाइनेंशियल ईयर, लिखा है ना एक शब्द फाइनेंशियल ईयर या फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसा लिखा हुआ है। तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये होता है, देखिए जब भी इसमें जो है हम अकाउंटिंग स्टार्ट करें तो इसके बारे में सबसे पहले हमको जानकारी होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर वाला डेट क्या होता है। तो देखिए जैसे इसमें जो है बिजनेस के आधार पे हम लोग जो है अकाउंटिंग पढ़ेंगे, और इसमें जो फाइनेंशियल ईयर आपका माना जाता है 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च का जो समय होता है उसको हम फाइनेंशियल ईयर के नाम से जानते हैं। 1 अप्रैल 2023 को फाइनेंशियल हमारा स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2024 को फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड होता है। इसको 1 ईयर के नाम से जाना जाता है, 1 फाइनेंशियल ईयर के नाम से जाना जाता है। पहले स्कूलों में क्या होता था? पहले स्कूलों में जो है जुलाई से सत्र स्टार्ट होता था, लेकिन उस सेशन को चेंज करके उस जुलाई वाले जो है मंथ को चेंज करके अप्रैल में ला दिया गया। सारे बच्चों का स्टार्टिंग अप्रैल से ही होता है। अप्रैल से ही बहुत से स्कूलों में एडमिशन होता है, क्योंकि वही हमारी फाइनेंशियल ईयर है, वहीं से हमारी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होती है। और एंड होता है कब? 31 मार्च 2024 को। तो अभी अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस टाइम कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो आप बता सकते हैं कि 23-24 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। मतलब 1 अप्रैल 2023 का फाइनेंशियल हमारा मतलब स्टार्ट हुआ है, डेट हमारा स्टार्ट हुआ है, और 31 मार्च 2024 को जाकर के फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। तो वही इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है कि किसी इंटरप्राइजेज के बिजनेस लेन देन का वर्गीकरण, ठीक है, और रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग का प्रोसेस अकाउंटिंग कहलाता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वह ब्रांच है जिसका प्राइमरी उद्देश्य उस बिजनेस के फाइनेंशियल लेन देन के आधार पर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना।
इसमें सबसे पहले बताया जा रहा है कि किसी इंटरप्राइजेज के बिजनेस के लेन देन का वर्गीकरण। जैसे मान के चलिए कि कोई बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस है, कोई किसी इंटरप्राइजेस का बिजनेस है, और उसका जो मतलब जो लेन देन हो रहा है, उसका डेली का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसके बिजनेस में जो भी क्लासिफाइंग हो रहा है, चाहे जो भी वो रिकॉर्ड कर रहा है, चाहे जो भी वो रिपोर्ट कर रहा है, उसका पूरा वर्गीकरण, उसका पूरा प्रोसेस, ये हमारा क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। सीधा बैठो मिस्टर, ऐसे क्यों झुक के बैठते हो? ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वह ब्रांच है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वह ब्रांच है जिसका प्राइमरी उद्देश्य उस बिजनेस के फाइनेंशियल लेन देन के आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना है। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में मैंने क्या क्या लेन देन किया, एक फाइनेंशियल ईयर में मैंने किसको उधार दिया, किससे नगद खरीदा, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे, उसका लेन देन जो भी हम तैयार करेंगे, उसी के आधार पर हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको तैयार करना होता है। और कह रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा हम उस बिजनेस के रिजल्ट, यानी कि लाभ या हानि का भी पता लगा सकते हैं। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में हमने जो भी लेन देन किया है, मान के चलिए कि मैंने किसी को उधार दिया है, किसी से मैंने नगद खरीदा है, किसी को माल मैंने सेल किया है, किसी से मैंने पैसा प्राप्त किया है, तो मतलब ये जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं एक साल में, जो भी हमारे फाइनेंशियल ईयर के जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसी स्टेटमेंट के आधार पे, उसी लेन देन के आधार पे हम ये ज्ञात करते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा हम अकाउंटिंग अवधि के समाप्त होने पर उसकी वित्तीय स्थिति का भी पता लगा सकते हैं। जैसे 1 अप्रैल 2023 को मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और 31 मार्च 2024 को जब बिजनेस इंड होने जाएगा, फाइनेंशियल ईयर जब इंड होने जाएगा, तो उस 31 मार्च 2024 को हम ये आसानी तरीके से पता कर सकते हैं कि हमारी बिजनेस किस ट्रैक पे गया हुआ है, उसका लेवल क्या है, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। क्योंकि बिजनेस का मेन उद्देश्य, मेन पर्पज यही होता है लाभ कमाना। अगर पहले ही हम सोच ले कि हमारे बिजनेस में लॉस होगा, तो क्या हम बिजनेस कर पाएंगे? तो पहले तो कोई भी व्यापारी है, चाहे कोई भी मतलब ऐसे बिजनेसमैन है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये रखता है कि जो भी मैंने बिजनेस किया है वो लंबे समय तक जाएगा और हमारे बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। लेकिन हो सकता है कि कभी प्रॉफिट भी हो जाए, हो सके कि कभी लॉस भी हो, लेकिन पहले ही अगर हमारे अंदर निगेटिव आ जाएगा तो क्या हम बिजनेस कर पाएंगे? वही बातें इसमें बोला है। और दूसरी चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है विशेषताएं, किसकी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का विशेषताएं क्या है, वही आज की क्लास में हमको समझना है। वित्तीय स्थिति का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं बोला जाता है कि हमारी वित्तीय स्थिति कमजोर है। ठीक है। जैसे अगर हम किसी से एक्सपेंस के लिए बोलते हैं कि चलो यार कुछ खर्चा करो, तो क्या करता है? अरे यार थोड़ा सा हमारा आर्थिक स्थिति सही नहीं, वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं, मतलब बजट नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन हमारा खराब है। तो फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है वित्तीय स्थिति, जो प्रेजेंट में, वित्त का मतलब पैसा। ठीक है, वित्त मंत्रालय याद है ना? वित्तीय स्थिति का पता लगा सकते हैं कि हमारे बिजनेस में मतलब क्या फाइनेंशियल कंडीशन है। अगला दिया है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की विशेषताएं क्या होती है। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि किसी अकाउंटिंग पीरियड में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को निर्धारित करना। ये हमारी अकाउंटिंग की पहली विशेषताएं ये है कि किसी अकाउंटिंग पीरियड में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को क्या करता है? निर्धारित करता है। ये कब हो पाएगा? तो जब हमारी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा और जब फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोज होगा, तो हम ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में ये ज्ञात करेंगे कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो ये सबसे बड़ी विशेषताएं हैं किसकी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। इसमें पहला पॉइंट आपका दिया हुआ है कि किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को निर्धारित करना, किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में होने वाले। अब 22-23 का भी हम चेक कर सकते हैं, 23-24 का भी चेक कर सकते हैं। अब ये 24 बीतेगा तो 25 से स्टार्ट होगा ना, 25-26 का भी चेक कर सकते हैं। तो वो हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड में होने वाले, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, इसका निर्धारण हम आसानी तरीके से अकाउंटिंग से कर सकते हैं। इसकी पहली विशेषताएं होती है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? तो अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त होने पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना। अकाउंटिंग पीरियड समाप्त हो रहा है कब? 31 मार्च को।
अरे स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को, खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च को। कह रहा है कि अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त होने पर जो बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन होता है, पोजीशन का मतलब स्थिति, यानी कि हमारा बिजनेस किस पोजीशन पे गया है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन किस पोजीशन पे गया है, हमारी वित्तीय स्थिति किस पोजीशन पे गया है, इसको पता लगाने के लिए अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त होने पर आसानी तरीके से पता लगा सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सेकंड पॉइंट है। अब तीसरा क्या लिखा है, तो कह रहा है कि किसी बिजनेस के ऑनर्स, इन्वेस्टर, इंप्लाई, गवर्नमेंट या दूसरी इंटरेस्टेड पार्टी की जरूरत के अनुसार फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इनकी रिपोर्ट हम तैयार करते हैं। कह रहा है कि किसी बिजनेस के ऑनर का मतलब मालिक, इन्वेस्टर का मतलब जो इन्वेस्टमेंट करता है, जो पैसा लगाता है, और इंप्लाई का मतलब कर्मचारी, या तो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। कह रहा है कि इंटरेस्टेड और भी कोई ऐसी पार्टियां जो इंटरेस्टेड पार्टी हैं, उसकी जरूरत के मुताबिक हम अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इनकी रिपोर्ट हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ये भी फाइनेंशियल कंडीशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक विशेषता होता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आया? चलिए, अगला ऑप्शन दिया है एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, ठीक है ना? मतलब हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या एडवांटेज हैं। तो देखिए, इसमें पहला एडवांटेज के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। सबसे पहले इसमें कहा जा रहा है, सबसे पहले रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। पहला लाभ, पहला लाभ के बारे में बताया जा रहा है, रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। पहला तो लाभ ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कि इसमें हम पूरे बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, पूरे बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और सेकंड लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। डिटर्मिनेशन का मतलब निर्धारण करता है, निर्धारण करते हैं किसका, या तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ, इसका निर्धारण करने के लिए हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही हेल्प लेना होता है। अगला दिया है डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस। अपने बिजनेस का भी निर्धारण करते हैं कि हमारा बिजनेस किस ट्रैक पे गया हुआ, उसका रिपोर्ट क्या है। अगला दिया है ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। मतलब ये ट्रैक करना कि हमारे बिजनेस का प्रोग्रेसिव रिपोर्ट क्या है, ये ट्रैक करना कि हमारे बिजनेस का एक तरीके से देखा जाए मतलब कि प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, मतलब प्रोग्रेसिव रिपोर्ट अच्छा बन रहा है कि खराब बन रहा है। इसका भी एक प्रकार के एडवांटेज में आता है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के माध्यम से हम आसानी तरीके से अपना ट्रैक कर सकते हैं कि बिजनेस जो हमारा है ये किस ट्रैक पे गया हुआ है। जैसे क्या होता है, जब बिजनेस हमारा जो है, मान के चलिए कि जब लॉस की तरफ जाता है, तो वहां पे हम क्या हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं कि हमको ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हमारा बिजनेस सही ट्रैक पे आ जाए। तो इसके लिए हम तमाम प्रकार के अपना पूंजी लगाते हैं, या फिर और भी बिजनेस को थोड़ा सा ड्रॉप करने का काम करके, या फिर और भी बिजनेस को होल्ड करके उसमें और भी कुछ कैपिटल वगैरह लगा करके बिजनेस को हम संभालने का काम कर लेते हैं। तो उसको हम ट्रैक करते हैं कि हमारा बिजनेस किस पोजीशन पे गया हुआ है, वो प्रोग्रेसिव उसका रिपोर्ट क्या है। ये संभव है तो किसके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के माध्यम से। अगला दिया है कॉम्प्लीमेंट्स विथ लीगल रिक्वायरमेंट। मतलब करे कि कॉम्प्लीमेंट्स विथ लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब हमारी जो बिजनेस होनी चाहिए एक लीगल रिक्वायरमेंट की होनी चाहिए। ये भी हमारे एडवांटेज में आते हैं। इन केस मान के चलिए कि आपका बिजनेस पक्का नहीं है, आप अपने बिजनेस को सही तरीके से आपने नहीं चलाया है, उसका आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कराया है, लीगल नहीं है, इलीगल है, तो फिर पता ये चलता है कि आपका बिजनेस बंद भी हो सकता है। सही है ना? तो लीगल रिक्वायरमेंट की होनी चाहिए। मतलब अभी जो प्रेजेंट में जो रिक्वायरमेंट चल रही है, जो गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहा है कि जैसे आपको बिजनेस करेंगे तो आपको जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, आपको जो है जीएसटी R1 भी भरना होगा। तो इसका तरीके से आप बिजनेस करते हैं तो एक लीगल बिजनेस के अंतर्गत वो आता है। अगला क्या दिया है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मतलब डॉक्यूमेंट्री का मतलब दस्तावेज भी होना चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट होना चाहिए, ताकि आप एविडेंस के रूप में, आप एविडेंस का मतलब क्या होता है, साक्ष्य रूप में आप दिखा सकें, आप उसको प्रस्तुत कर सकें कि हमारा बिजनेस लीगल है, किसी भी प्रकार की लीगल नहीं है। मतलब डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप पूरी तरीके से मजबूत रहिए कि हमारी की पूरी डॉक्यूमेंट सही है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सबके सब हमारे एडवांटेज होते हैं किसके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हमारे एडवांटेज होते हैं, लाभ होते हैं। अगला दिया हुआ है फेज ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल, द फॉलोइंग चार्ट विल बी डिपिक्ट द डिफरेंट फेज प्रोसेस ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल इज शोज इन चार्ट 1.1। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले कि जो भी अकाउंटिंग का जो साइकिल होता है, चक्र होता है, जो फेज होता है, उसका डायग्राम नीचे बना हुआ है। उसको आप समझिए कि ये डायग्राम क्या कह रहा है। मतलब अकाउंटिंग का क्या क्या साइकिल होता है, क्या क्या चक्र होता है, कि हमको स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक हमको क्या क्या अपने अकाउंटिंग में करना होता है। ये पूरा इसका साइकिल बना हुआ, पूरा चक्र इसका बना हुआ है, देखिए।
देखिए पहला इसमें दिया है, इस चार्ट में, इस पेज में पहला दिया है अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन। अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझना, किसको? ट्रांजेक्शन। पहले तो हमारे बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहा है उस लेन देन को हम क्या करते हैं? समझते हैं। ठीक है। इसके बाद से कह रहा है कि उसकी जर्नल एंट्री करते हैं। देखिए जर्नल का मतलब होता है रोजनामचा। यहाँ पे जर्नल नहीं है, जीई नहीं है, जेओ है। जेओ रोजनामचा का मतलब ये होता है कि जो डेट वाइज हम मतलब डे वाइज जो हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आज की डेट में हमारे बिजनेस में क्या क्या लेन देन हुआ, आज का मैंने डेट मेंशन कर दिया और पूरे अपने लेन देन को क्या कर दिया, मैंने टॉपिक में नोट कर दिया, डायरी में मैंने नोट कर दिया। तो वो डे वाइज का रिकॉर्ड हम इसमें मेंशन करते हैं, इसको रोजनामचा के नाम से जानते हैं। तो पहला क्या है? अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन, मतलब अपने बिजनेस में जो लेन देन हुआ होगा उसको हम क्या करेंगे? समझेंगे। सेकंड कह रहा है कि उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? जर्नल एंट्री करेंगे। और तीसरा पॉइंट लिखा है लेजर पोस्टिंग, और तब जाकर के हम उसका लेजर पोस्टिंग करेंगे। जैसे मान के चलिए कि हम बैंक में जाते हैं अपना बैंक का खाता जांच करवाने, तो हम क्या कहते हैं कि ऐसा है कि इस अकाउंट नंबर से आप ये पता करके बता दीजिए कि हमारे खाते में टोटल कितना पैसा है। तो ऐसा नहीं कि हमारा जो है खाता है कि तो किसी और का नाम डाल करके सर्च करके किसी और का बताएगा। वो लेजर तो मेरा ही खोलता है ना। तो सारे व्यक्तियों का अलग अलग क्या होता है? लेजर होता है। जैसे राम का खाता है तो राम का अलग लेजर हो जाएगा, श्याम का है तो श्याम का अलग लेजर हो जाएगा, प्रवीण का है तो प्रवीण का अलग लेजर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से सबका क्या होता है? अलग अलग लेजर होता है। तो हम जर्नल एंट्री करने के बाद उसकी अलग अलग लेजर पोस्टिंग करते हैं। जब लेजर पोस्टिंग कंप्लीट हो जाता है तब कह रहा है कि हम उसकी एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जो एक प्रकार की हमारी स्टेटमेंट होती है। उसके बाद से पुनः प्रॉफिट एंड लॉस का निर्धारण करते हैं, और उसके बाद से तब जाकर के बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं। इतना प्रोसेस हमारा जो है अकाउंटिंग के फेज में आता है, अकाउंटिंग के साइकिल में आता है। यानी कि सबसे पहले तो आपको ट्रांजेक्शन को समझना होगा, देन इसकी जर्नल एंट्री पास करना होगा, फिर उसकी अलग अलग लेजर पोस्टिंग करना होगा, फिर उसका आपको ट्रायल बैलेंस बनाना होगा, फिर अपने बिजनेस में ये जांच करना होगा कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, और फिर उसके बाद से बैलेंस शीट उसी के आधार पर आपको तैयार करना। ठीक है ना? ये एरो बनाने का क्या मतलब, वन बाय वन करके, मतलब ये सबसे पहले प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तभी सेकंड ऑप्शन आएगा, फिर सेकंड जब कंप्लीट होगा तभी तीसरे ऑप्शन पे हम पहुंचेंगे। इसके बारे में हम एक एक करके समझेंगे, लेकिन पहले तो इस साइकिल के बारे में आपको समझना होता है, इस चक्र के बारे में आपको समझना होता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले, तो अकाउंटिंग के टोटल 5 फेज होते हैं, जिसमें सॉरी 6 फेज होते हैं, जिसमें पहला तो आपका है क्या? अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन, और सेकंड आपका आता है जर्नल एंट्री, और तीसरा आपका आता है लेजर पोस्टिंग, और चौथा आपका आता है क्या? ट्रायल बैलेंस, और पांचवा आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी एक प्रकार का स्टेटमेंट है। इसके बाद से आपका आता है छठवां क्या? बैलेंस शीट। इतने ऑप्शंस, मतलब ये हमारे साइकिल होते हैं, हमारे चक्र होते हैं, किसके? अकाउंटिंग के। ठीक है। अब ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि जर्नल एंट्री क्या है, लेजर पोस्टिंग क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, बैलेंस शीट क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन। अरे कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, जैसे मान के चलिए कि आपने किसी से सामान खरीदा, सामान खरीदा, तो उस ट्रांजेक्शन को आप समझिए कि वो ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है। उस ट्रांजेक्शन को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक उसकी जर्नल एंट्री पास कैसे हो पाएगी? पता चला कि सेल्स का हुआ और ले जाकर के भर दीजिए उसमें परचेज में। तो पहले तो हम ट्रांजेक्शन को समझेंगे ना, लेन देन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब जाकर के उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। जब जर्नल एंट्री पास हो जाएगा तो जो जिस लेजर का होगा उस लेजर में ला करके हम फिलअप कर देंगे। ठीक है। उसके बाद से उसका हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उसके बाद से प्रॉफिट एंड लॉस का निर्धारण करेंगे, उसके बाद से हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे। ठीक है। अब चलिए, इसके बाद से जो अगला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, उस अगले पॉइंट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अगले पॉइंट का नाम लिखा हुआ है अकाउंटिंग टर्म। क्या दिया है? अकाउंटिंग टर्म। अकाउंटिंग आप करिए, लेकिन इसके लिए क्या क्या टर्म और कंडीशन है, किसका क्या वर्क होता है, इसके बारे में तो आपको समझना पड़ेगा ना। टर्म एंड कंडीशन क्या होती है अकाउंटिंग करने के लिए? जैसे कोई फॉर्म भी भरते हैं तो उसमें टर्म एंड कंडीशन होता है, वो टर्म एंड कंडीशन मौजूद हो, अगर पूरा आप एग्री करते हैं तो फॉर्म को आगे आप बढ़ते हैं। सेम उसी तरीके से इसका भी एक टर्म एंड कंडीशन है, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे टर्म एंड कंडीशन में, अकाउंटिंग के टर्म में पहला आता है अकाउंट। क्या आता है? अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है खाता। क्या होता है? खाता। इसमें देखिए अकाउंट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है
कि अकाउंट किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका प्रभाव किसी भी पार्टिकुलर एसेट्स कॉमा लायबिलिटी कॉमा एक्सपेंस या इनकम पर पड़ता है। नहीं समझ में आया? इसमें बताया जा रहा है कि अकाउंट किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका सीधा सीधा प्रभाव विशेष रूप से किस पे, एसेट्स पे पड़ता है, लायबिलिटी पे पड़ता है, एक्सपेंस पे पड़ता है और इनकम पर पड़ता है। इसका एग्जांपल लिखा है कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट इत्यादि। देखिए, जैसे अगर हम अकाउंट के बारे में बात करें तो इसमें लिखा है इसका सीधा सीधा प्रभाव सबसे पहले पड़ता है एसेट्स पे, इसके बाद से पड़ता है लायबिलिटीज पे, इसके बाद से पड़ता है आपके एक्सपेंस पे, इसके बाद से पड़ता है आपके इनकम पे। और देखिए, बिजनेस के लिए चारों चीज की जरूरी होनी चाहिए, बिजनेस में ये चारों इन्वॉल्व होता है। तो एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है या इनकम क्या होता है, इसके बारे में आप समझेंगे तभी तो पता चलेगा। तो देखिए, जैसे एसेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। क्या होता है? संपत्ति। यानी कि एसेट्स को हम जो है अकाउंटिंग के लैंग्वेज में एसेट्स बोला जाता है, और इसकी अगर हम हिंदी के बारे में बोले तो इसको हम बोलते हैं संपत्ति। ठीक है ना? और यहाँ पे संपत्ति के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है वे सभी वस्तुएं जो अस्थायी या अस्थायी रूप से व्यापार को चलाने में मदद करती है, एसेट्स कहलाती है। मतलब हमारे व्यापार के लिए, हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है एसेट्स का होना, क्योंकि जब तक हमारे बिजनेस में एसेट्स नहीं रहेगा तब तक हम अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। इसमें इंट्रोडक्शन में लिखा भी यहाँ पे कि वे सभी वस्तुएं जो अस्थायी अस्थायी रूप से व्यापार को चलाने में मदद करती है, एसेट्स कहलाती है। तो क्या हमारे व्यापार के लिए, हमारे व्यापार को चलाने के लिए क्या एसेट्स की आवश्यकता नहीं आएगी? तो वो भी हमारे व्यापार का एक हिस्सा है। अगला लिखा है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। लायबिलिटीज का जो हिंदी होता है वो दायित्व होता है। दायित्व को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे? तो जैसे मान के चलिए, लायबिलिटीज के बारे में एक और हम समझ सकते हैं, उसको हम कर्ज के नाम से भी जानते हैं। कहता है ना कि उतना पैसा हमारे ऊपर लायबिलिटीज है, उसको देना ही देना है, नहीं देंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा। तो लायबिलिटीज का मतलब होता है कर्ज। जैसे आप अपने सप्लायर से 50 लाख रुपए का माल आपने खरीद के लेके आया, ठीक है? आप अपने सप्लायर के पास गए कि भैया ऐसा है कि हमारे पास मात्र 10 लाख रुपया है और हम सोच रहे हैं कि 40 लाख रुपए का माल अपनी दुकान में ले जा करके रखें क्योंकि बिजनेस अभी हम स्टार्ट करें। ठीक है? तो वो क्या करेगा, कुछ पैसा बकाया लगा करके और तब जाकर के वो प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करेगा, और वो डेट बताएगा कि किस डेट को आप पैसा रिटर्न करेंगे हमारा। तो आपको डेट दे करके आना पड़ेगा कि ऐसा है कि आज मान के चलिए कि आज जो है आपका 9 जनवरी है, 9 जनवरी को मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, और पुनः जो है मान के चलिए कि जो है वही लगभग मार्च तक हम आपको पैसा पेमेंट कर देंगे। तो उतना पैसा आपके ऊपर बकाया है। जो पैसा आपको निकट भविष्य में अपने सप्लायर को देना होता है उसी को हम लायबिलिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। मतलब उतना पैसा आपके ऊपर कर्ज है, जब तक आप देंगे नहीं तब तक आप कर्ज से मुक्त नहीं होंगे। ठीक है ना? मान के चलिए कि आप जो है गए सामान खरीदने के लिए कि भैया ऐसा है कि हमारे पास मात्र जो है 25,000 रुपया है और हमको 50,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट करना है, और हमारे पास 25,000 रुपये है, क्या कुछ बाकी लगा करके आप प्रोडक्ट हमको दे सकते हैं? तो क्या कहेगा कि ठीक है, आप 25,000 रुपये लेके आए हैं तो 25,000 का प्रोडक्ट हम आपको दे देंगे, लेकिन 10,000 का एक्स्ट्रा हम दे पाएंगे, क्योंकि जो पैसा पेमेंट करेंगे, पैसा जब आप दे देंगे तब हो सके कि आपसे घनिष्ठता बढ़ेगी तो आपको और भी पैसा हम दे, मतलब और भी प्रोडक्ट हम दे सकें, लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको 10,000 दे सकते हैं। तो आपने प्रोडक्ट लिया टोटल 35,000 रुपये का, और पैसा कितना दिए? 25,000। तो 10,000 रुपये आपके ऊपर लाइबिलिटीज हो जाएगा, कर्ज है आपके ऊपर, वो पैसा आपको देना ही देना, उसको हम लाइबिलिटीज बोलते हैं। ये भी बिजनेस के लिए जरूरी है कि नहीं है? अगला क्या दिया है? एक्सपेंस। क्या आपने बिजनेस आप करेंगे तो उसमें खर्चा नहीं करेंगे? मान के चलिए कि अगर छोटा ही बिजनेस है तो उसकी प्रचार प्रसार करवाएंगे, वो भी हमारे एक्सपेंस के ही अंतर्गत आएगा। किसी इंप्लाई को रखेंगे, उसको सैलरी देंगे, उसका भी खर्चा आएगा। ठीक है? उसके बाद से मान के चलिए कि अपनी ऑफिस में बहुत सारा एक्सपेंस वगैरह आता है, तो एक्सपेंस का मतलब खर्चा, खर्च भी अपने बिजनेस के लिए जरूरी है। अगला दिया है इनकम पर पड़ता है। मतलब इनकम का मतलब जो आमदनी हो रही है, जो रेवेन्यू प्राप्त हो रही है। किसी प्रोडक्ट को अगर हम 70 रुपये में बेचते हैं तो 70 रुपये हमारा इनकम ही नहीं हो जाएगा। ठीक है? तो मतलब हमको इसमें बिजनेस में इनकम क्या हो रहा है, मतलब अगर एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे इस चारों ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको डीपली इसलिए बताया क्योंकि ये सब जरूरी है हमारे किसके लिए? व्यापार के लिए। और सबसे मेन हेडिंग है वो है आपका अकाउंट।
कह रहे कि अकाउंट किसी बिजनेस के ट्रांजेक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका प्रभाव सीधे सीधे हमारे एसेट्स पे भी पड़ता है, प्लस लायबिलिटी पे भी पड़ता है, प्लस एक्सपेंस पे भी पड़ता है, और प्लस इनकम पर भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, ये सभी प्रकार के अकाउंट हमारे होते हैं। जैसे राम अकाउंट हो गया, मोहन अकाउंट हो गया, सोहन अकाउंट हो गया, तो ये सब एक प्रकार के हमारे क्या होते हैं, अकाउंट होते हैं। इसका सीधा सीधा असर एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस या इनकम पर पड़ता है। ये हमारे एक प्रकार के क्या कहलाते हैं, अकाउंट कहलाते हैं। अगला क्या है, बिजनेस। अगला क्या दिया है, बिजनेस। तो बिजनेस को हम व्यापार के नाम से जानते हैं। और बिजनेस होता क्या है, तो देखिए इसमें आराम से मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो ऐसे बिजनेस को हम बहुत अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मेन इसका उद्देश्य यही होगा, लाभ कमाना। क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन में बता भी रहा है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य बिजनेस कहलाता है, व्यापार कहलाता है। लाभ कमाने से, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य बिजनेस कहलाता है। और कह रहे हैं कि बिजनेस को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमको प्रॉफिट हो रहा है, वही हमारे लिए बिजनेस, वही हमारे लिए बिजनेस है, ठीक है ना। क्योंकि बिजनेस का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य पर्पज है, मेन पर्पज है लाभ कमाना। अगर हम लाभ ही नहीं कमाएंगे तो फिर बिजनेस का मतलब ही क्या। तो बिजनेस में यहाँ पे 3 ऑप्शन लिखा भी है, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है और सर्विसेज की बिजनेस। ये 3 प्रकार के बिजनेस होते हैं। इसमें पहला दिया है ट्रेडिंग, दूसरा दिया है मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा दिया है सर्विसेज। तो ट्रेडिंग किस प्रकार की बिजनेस होती है, मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार की बिजनेस होती है, और प्लस सर्विसेज की बिजनेस किस प्रकार की बिजनेस होती है। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है ट्रेडिंग, उसके बाद से मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद से सर्विसेज। जैसे मान के चलिए मैंने जो है कोई ऐसा बिजनेस किया जिस बिजनेस में हम लैपटॉप को सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लैपटॉप को सेल कर रहे हैं। तो मान के चलिए कि लैपटॉप तो बना नहीं रहे हैं, अपने होलसेलर से हम खरीद के लेके आ रहे हैं, तब उसको हम सेल कर रहे हैं। तो हम वहां जाते हैं खरीदने के लिए जहां इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, अगर बड़े बिजनेसमैन है तो, नहीं तो आप अपने होलसेलर से ले लेते हैं। होलसेलर भी खरीदता है किससे, मैन्युफैक्चरर से। तो जैसे हम ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिस बिजनेस में हम कहीं से लैपटॉप खरीद के लेके आ रहे हैं और तब जाकर के किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं, ऐसे बिजनेस को हम ट्रेडिंग बिजनेस नाम देते हैं। कौन सा बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस नाम देते हैं। उस अगर देखा जाए तो उस प्रोडक्ट को हम तैयार नहीं कर रहे हैं, तैयार होकर के आया है होलसेलर के पास और होलसेलर से हम खरीद के लेकर के आके तब जाकर के हम सेल कर रहे हैं। तो ऐसे बिजनेस को हम ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं। बता रहे हैं अभी, अभी बस ट्रेडिंग के बारे में बता रहे हैं, ट्रेडिंग के बारे में आप समझिए पहले। तो ट्रेडिंग का मतलब ये मैंने आपको बताया, जैसे कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट को आप खुद नहीं बना रहे, वो बना बनाया अपने होलसेलर से आपने उसको खरीदा और अपनी क्या कर रहे हैं, कस्टमर को आप सेल कर रहे हैं। तो ऐसे बिजनेस को हम ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। ऐसे समझ सकते हैं, बहुत सारे बिजनेस आते हैं इसके अंतर्गत, आते हैं ना। इसके बाद से सेकंड आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है कि जैसे लैपटॉप को हम सेल तो कर रहे हैं लेकिन खुद बना करके और तब सेल कर रहे हैं। उसका एक एक पार्ट हम खरीद के लेके आ रहे हैं, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और तब हम आपको सेल कर रहे हैं। तो ऐसे बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बोला जाता है। केवल मैंने लैपटॉप का एग्जांपल इसलिए दिया है ताकि आपको समझ में आ सके, मैन्युफैक्चरिंग का बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कि आपका बैग है, बैग का ही छोटा सा एग्जांपल ले लें, तो बैग को हम खुद ही तैयार कर रहे हैं, मजदूर लगवा करके उसका कपड़ा लेके आ रहे हैं, चैन लेके आ रहे हैं, पूरा पूरा मटेरियल लेकर के आकर के बनवा करके तब हम किसी इंप्लाई को सेल, किसी जो है बिजनेसमैन को अगर हम सेल कर रहे हैं, तो ऐसे बिजनेस को हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बोलते हैं। क्योंकि मैंने खुद ही तैयार करके आपको क्या किया, सेल किया, और वो किसी को सेल करेगा तो ट्रेडिंग बिजनेस में चला जाएगा, लेकिन हमारा सेल मैन्युफैक्चरिंग का कहलाएगा, हमारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का कहलाएगा। सर्विसेज का मतलब क्या होता है, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर आपको एक सर्विस देता है, टीचर आपको एक सर्विस दे रहा है। हम कुछ प्रोडक्ट आपको नहीं दे रहे हैं, अरे सर्विस तो दे रहे हैं, घंटा 2 घंटा पढ़ा करके उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपना जो भी पेमेंट मिलता है उससे अपना व्यवस्था करते हैं। तो एक सर्विस इसको बोला जाएगा। सेम उसी तरीके से आपने देखा होगा, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे जो है एडवर्टाइजमेंट वगैरह आता है, 30 सेकंड का, 25 सेकंड का, क्या उसको फ्री में मिल जाता है एडवर्टाइजमेंट करने का, बोलिए। कंपनियां क्या करती है, पैसा देती है। तो वैसे बिजनेस को हम सर्विसेज की बिजनेस बोलते हैं। वो भले से आपको पता है कि जैसे अमिताभ बच्चन जो है नवरत्न का प्रचार कर रहा है, वो भले से यूज नहीं करता होगा, ठीक है, लेकिन प्रचार कर रहा है ना, कंपनी उसको पैसा दे रही है। समझ में आ रहा है ना। तो वही एक प्रकार की बिजनेस हमको हम सर्विसेज की बिजनेस बोल सकते हैं,
ठीक है ना, जिससे हमको कुछ प्रोडक्ट तो नहीं मिलता है लेकिन हम कुछ सर्विस देते हैं। आपने ऐसा भी देखा होगा कि किसी प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करवाना होता है तो बड़े बड़े लेवल के लोग आते हैं, केवल अपना सर्विस देकर के चले जाते हैं। 1 घंटा 2 घंटा सारे लोगों के सामने बोलेंगे, उसके बाद से उतना ही से उसको सर्विस हो गया, उतना उनको पेमेंट मिल जाएगा, कंपनी पेमेंट कर देगी, वो किसी और जो है किसी और ऑडिटोरियम में किसी और मीटिंग हॉल में जाकर के वहां भी अपना बता देंगे। तो वो कोई सर्विस दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं आपको, उसके बदले में कोई प्रोडक्ट आपको नहीं दे रहे। ऐसी बिजनेस को हम सर्विसेज की बिजनेस बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए यहाँ से हम लोग कल सिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग घर से एक बार वीडियो देख के पढ़ के आइए।